हाय, मेरा नाम है रितिका। कैरियर ए प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ था उससे पहले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था तो उसको ही हम समझ रहे हैं। उसको हम क्यों समझ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये जो बन के तैयार हुआ है तो इन एक्ट का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, कुछ चीज़ें इससे भी ली गई हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। ओके, तो आप किसी भी एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक डेफिनेटली यूज़फुल वीडियो है। सारे ही वीडियो मैंने बहुत ही डेप्थ में डिटेल में बनाए हैं तो आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रूल इन इंडिया, किस किस ने आकर भारत पर अपना राज किया है। तो सबसे पहले हमने देखा था कंपनी ने, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इसके बाद हमने देखा क्राउन का रूल, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपने रूल्स बनाकर भारत में भेजे हैं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 एक्ट लगातार आए हैं। तो हमने 1861 का एक्ट कवर कर चुके हैं, 1892 का एक्ट यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 1909 का जो एक्ट है वो क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पर इसे मार्ले मिंटो सुधार के एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको मार्ले मिंटो सुधार? तो इस समय वायसरॉय कौन थे? तो मिंटो थे। और यदि हम भारत सचिव की बात करें तो ये थे मार्ले। तो ये कहाँ बैठते थे? ये बैठते थे ब्रिटेन में। और मिंटो की बात करें तो ये थे इंडिया में। और इंडिया का ये पूरी ही चीज़ें व्यवस्था कौन देखता था? मिंटो देखते थे। और ये रिपोर्ट किसको करते थे? तो ये भारत सचिव जॉन मॉर्ले को यहाँ पर एजेंट के रूप में काम करते थे और इनको रिपोर्ट करने का काम करते थे। अब बात आती है 1909 का जो एक्ट है उसका रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर 2 थे। 1906 में 2 बिग चेंज हुए थे। लिबरल पार्टी जो है ब्रिटेन में यहाँ पर सत्ता में आ गई थी, जिससे भारत में भी बहुत सारी पॉलिटिकल उथल पुथल यहाँ पर चल रही थी। और दूसरा था कि मुस्लिम लीग जो है वो इंडिया में बनने वाली थी। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां जो थे उसके नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की स्थापना यहाँ पर हो रही थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी यहाँ पर स्थापना हो रही थी। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्या है। ओके, तो चलते हैं अपन आगे। तो मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम लोग जो है वो एक अपनी कम्युनिटी बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग यहाँ पर 2 डिमांड्स रख रहा है। क्या डिमांड है? सबसे पहली डिमांड है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की और दूसरी डिमांड है इंडियन एग्जीक्यूटिव मेंबर की। तो पहली डिमांड में ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है, देखो ये कम्युनिटी है, जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम, हम एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे और वो जो हमारे लोग हैं वो उनको ही वोट करेंगे। और उसके बाद ये अदर्स लोग जो हैं उनके लिए अलग से वोटिंग की जाएगी। इसके बाद क्या है? एग्जीक्यूटिव मेंबर। अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भी इंडियन को अलाउ नहीं किया गया है। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर डिमांड कर रही है कि आप इंडियन को अलाउ करिए। मुस्लिम लीग क्या बोल रही है कि एक आप मुस्लिम को अलाउ करो और किसी भी अदर कम्युनिटी का एक और मेंबर को आप यहाँ पर अलाउ करो। तो ये सारी मांग ये जॉन मॉर्ले से कर रहे हैं, पर अभी तक इनकी बातों को नहीं माना गया है। आगे क्या होता है हम देखते हैं। अब ये अभी तक हमने देखा कि 1861 का एक्ट हम समझते हैं, थोड़ा सा पीछे इसलिए चल रहे हैं हम ताकि आपको आगे का भी समझ में आए, पिक्चर सारी क्लियर हो कि पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, सारी ये चीज़ें आपको क्लियर हो, इसलिए हम 1861 का भी एक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो वायसरॉय थे उनको ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार मिल गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो चालू हो गया था, मतलब विभागीय प्रणाली जो है 1861 में ही चालू हो गई थी। होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, फाइनेंस, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर चालू हो गई थी। इसके बाद क्या था?
जो हमारे वॉइस रॉय हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी ला रहे हैं और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी वॉइस रॉय के द्वारा चुन के आ रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था चालू हो गई है। 3 भारतीयों को भी अलाउ किया गया है, मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं, मतलब कानून को बना भी रहे हैं और एग्जीक्यूट करने का भी काम कर रहे हैं। ये सब हमने 1861 के एक्ट में समझ चुके हैं। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो ये वाला एक्ट जाके आप एक बार देख लेना, और यदि पढ़ लिया हो तो इसको स्किप कर देना। इसके बाद देखो 1892 की बात करें हम, तो इस समय कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसी व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था चल रही है, मतलब 1861 से जो व्यवस्था चल रही है ना वही अभी भी चल रही है। पर 1909 की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंज हुए हैं, कुछ चेंज नहीं, चेंजेस मतलब बिग चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो हम समझने वाले हैं। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी भारतीय को अलाउ नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये चेंज ये हुआ है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय मेंबर को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। कौन है वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया गया है। फर्स्ट मेंबर हैं जो भारतीय हैं, इनको लॉ मेंबर के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ा चेंज हो गया। ओके, पर इससे अभी भी मुस्लिम लीग जो है वो हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है हैप्पी? तो इसका ये रीज़न है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है। मतलब यहाँ पर ये उन्होंने क्या डिमांड करी थी कि एक मुस्लिम होना चाहिए और एक किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है। तो यहाँ पर ये जॉन मॉर्ले ने इनकी फ़िलहाल ये बात को नहीं माना है। बाद में एक मुस्लिम को भी अलाउ किया है पर फिलहाल नहीं किया है। ओके, अभी देखो, अब फिर से चलते हैं, हम 1892 का एक्ट देखते हैं। इससे पहले के एक्ट में आपको इसलिए समझाती हूँ कि इसके बाद क्या चेंज हुआ तो आप उसको रिलेट करेंगे। भाई बस इतना सा चेंज अभी हुआ है तो आपको ये सारा ही जो ग्राफिक्स के रूप में समझ में आएगा ना, तो आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो देखो, सेंट्रल लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये हमने 1892 में देख चुके हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन नॉमिनेट कर रहा है? तो यहाँ पर ये कौन नॉमिनेट कर रहा है? तो वॉइस रॉय कर रहे हैं, और कई प्रोविंशियल असेंबली हो गई और कलकत्ता हो गया, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं और ये व्यवस्था चल रही है। और इसमें एनुअल जो रिपोर्ट है इस पर डिस्कशन अभी भी अलाउ नहीं है। और सेकंड क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछना तो अलाउ कर दिया गया था। कब? 1892 में। अब हम बाद में देखते हैं कि अब क्या चेंज हो रहा है। तो देखो, इसमें क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहला चेंज हुआ है कि यहाँ पर कलकत्ता के एक मेंबर को ये अलाउ किया गया था, तो यहाँ पर 2 लोगों को अलाउ कर दिया गया है नॉमिनेटेड मेंबर्स में। फर्स्ट है कलकत्ता से, सेकंड है बॉम्बे से। और यदि हम 13 लोगों को और अलाउ किया गया है, स्पेशल लोगों को इलेक्शन के तहत यहाँ पर अलाउ किया गया है, जिसमें मुस्लिम्स भी होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ होंगे ज़मींदार। तो ये मेजर चेंज है। क्या क्या चेंज हुआ है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय को अलाउ करना, और यहाँ पर 13 लोगों को स्पेशल इलेक्टोरेट के तहत यहाँ पर अलाउ करना, जिसमें मुस्लिम, बिजनेसमैन और ज़मींदार हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उस पर कोई भी डिस्कशन कोई भी नहीं कर सकता है, बस उसको कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ही देखेंगे। पर इस एक्ट में 1909 के एक्ट में यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन को अलाउ कर दिया गया है। मतलब फाइनेंशियल बिल जब बनेगा कि कितना पैसा किस पर लगना है, कैसे खर्च किया जाएगा, ये सब जो प्रक्रिया थी उस पर यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन अलाउ कर दिया है। तो ये बहुत ही मेजर चेंज हो गया है। फाइनेंशियल चीज़ों में भी अब लोग डिस्कस कर सकते हैं और उस पर वोट भी कर सकते हैं कि नहीं, इस पर इतना पैसा लगना चाहिए, ये चीज़ पहले होनी चाहिए। ये सब चीज़ों पर वोटिंग भी अलाउ कर दी गई है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है ना, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमेशा से ही पावरफुल रहे हैं,
पर इन्होंने कहा है कि जो अब नॉमिनेटेड होकर मेंबर्स जो आएंगे, मैंने आपको बताया कलकत्ता से, बॉम्बे से, प्रोविंशियल असेंबली से, बहुत जगह से जो लोग आ रहे हैं, इलेक्टेड होकर आ रहे हैं, उनको वहाँ से भेजा जा रहा है। तो अब ये जो है वो एग्जीक्यूटिव से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको कोई भी विभाग दिया गया है, जैसे आपको फाइनेंस विभाग दिया गया है, तो उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। आप ये अलाउ कर दिया गया है। काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ जवाब दिया, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा ये आपका आंसर। तो ये सब भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुआ है? तो अभी तक हमने देखा था कि यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ज़मींदार, म्यूनसिपालिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यहाँ से इलेक्टेड होकर लोग आ रहे हैं। कहाँ पर? प्रांतीय विधायिका, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। पर अभी क्या हुआ है, इस एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले क्या हो रहा था, एक एक दो मेंबर्स आ रहे थे, पर इनकी संख्या को अब बहुत बढ़ाया, जैसे 50 कर दिया गया है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ से 50 मेंबर्स आएंगे। और पंजाब, बर्मा, असम, यहाँ से 30 मेंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर ये बिग चेंज हुआ है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। ओके, तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम लीग भी अब पूरी तरीके से हैप्पी हो चुका है। कम्युनिटी जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चालू हो गया है, और एक भारतीय को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं। हर एक समुदाय अब थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई होने का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लेक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। धीरे धीरे आपको सारे समझ में आएंगे और हम फिर हमारे संविधान की ओर बढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, ठीक। तो आपको यदि वीडियोस, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आते हैं हम, ये हमारा एक हिंदी का चैनल है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और ये हमारा कैरियर A+ इंग्लिश का चैनल है। तो इन दोनों ही चैनल पर आपको किसी भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको उसकी क्वेरी जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपको आपने 12th पास करी है, अभी एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है मुझे, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी इन दोनों चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपसे कैरियर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।